क्या डाइट और ऑटिज्म का कोई रिलेशन है? क्या डाइट से ऑटिज्म सिम्टम को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? या कुछ लोग तो अभी दावा कर रहे हैं कि डाइट या कोई प्रोटोकॉल ऐसा है जिसको फॉलो करने से ऑटिज्म पूरी तरह से क्योर हो जाता है। मेरे हिसाब से ऑटिज्म का क्योर होना ये तो पूरी तरह से एक मिथ ही है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि डाइट से ऑटिज्म के जो सिम्टम हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप डाइट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे की गट हेल्थ सही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी थेरेपी एक्टिविटीज़ करवा लें, जितनी भी मेहनत कर लें, अगर गट हेल्थ ख़राब है, लीकी गट का प्रॉब्लम आपके बच्चे को है, तो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थेरेपी एक्टिविटीज़ के साथ साथ डाइट के ऊपर फोकस करना या गट हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, उसको प्रायोरिटी देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स डाइट को या गट हेल्थ को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि आपको पता है हमारा जो गट है वो दूसरा ब्रेन है, यानी कि गट का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। तो ऑब्वियसली अगर गट सही नहीं है तो ब्रेन के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है और जो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं गट हेल्थ खराब होने की वजह से वो और ज़्यादा खराब होते हैं। और यही सब कुछ नोटिस किया है मैंने अपनी जर्नी में, यानी कि 13 साल की इस जर्नी में मैंने डाइट और ऑटिज्म को कैसे समझा है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। इंपॉर्टेंट पहलू है लीकी गट। अब समझते हैं कि डाइट अगर सही नहीं है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, गट हेल्थ खराब है। खराब गट या लीकी गट की वजह से ब्रेन कैसे अफेक्ट होता है उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस अब हम लोग समझेंगे। तो लीकी गट का मतलब क्या हो गया? लीकी गट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है जिसमें खाना जा रहा है, उसका जो आउटर म्यूकस मेम्ब्रेन है, लेयर है, लाइन है, वहां से हमारा जो भी हम लोग खाते हैं फूड में से जो भी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होके उस आउटर म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है जी, ब्लड स्ट्रीम से फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, जो भी न्यूट्रिशन है हमारा तो वो ब्रेन में भी जाता है। तो अब ये होता है कि लीकी गट अगर है तो उसमें क्या होगा कि हमारे गट से, इंटेस्टाइन से जो टॉक्सिन होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे या बैड बैक्टीरिया होंगे, वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाते हैं? हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में पहुँच के वो क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्रेन में या मूड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन। सेरोटोनिन आपको पता है कि स्लीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऑटिस्टिक बच्चों स्लीपिंग डिसऑर्डर देखा जाता है, मेरे बच्चे में भी था। तो कहीं ना कहीं ये खराब गट हेल्थ की वजह से भी होता है। अगेन जो टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच रहे हैं वो ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, जिससे अब हमारा पूरा सिस्टम, बॉडी का सिस्टम पूरा ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ब्रेन फंक्शनिंग जब पुअर हो रही है, सारा टॉक्सिन जब ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से सेंसरी इश्यूज और ज़्यादा खराब होंगे, हाइपर एक्टिविटी और ज़्यादा सिवियर होगी, कोग्निटिव लेवल, अटेंशन, फोकस, ये सब चीज़ें पुअर हो जाएंगी। एंग्जाइटी बच्चे में बहुत ज़्यादा आएगी, रेस्टलेसनेस बच्चे में बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे लीकी गट को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीकी गट को कैसे पहचानेंगे? अगेन वही सिम्टम है। लीकी गट अगर आपके बच्चे का है, पीडियाट्रिशियन को आप दिखा सकते हैं, सिम्टम इसमें सेम रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, नोजिया, ये गैस बन रही है पेट में, ये सब चीज़ें फ्रिक्वेंटली आपको दिखती रहेंगी। तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे। लीकी गट को ट्रीट करने के लिए हमें प्रोबायोटिक यूज़ करने पड़ते हैं। प्रोबायोटिक मार्केट बेस यूज़ करने के बजाय बेटर है कि अपने घर का जो कर्ड है वो आप यूज़ करो। तो मैंने भी अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा था कि मुझे कुछ प्रोबायोटिक के बारे में बताएं या प्रोबायोटिक का क्या रोल है। तो प्रोबायोटिक आपको पता है मीन्स गुड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो मीन्स आप बैड बैक्टीरिया को कम कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। तो प्रोबायोटिक ज़रूर होना चाहिए डाइट में। बैलेंस डाइट आपको अपने बच्चे को देनी है। बैलेंस डाइट हम सब ने स्कूल टाइम में अपनी बुक्स में पढ़ा है, साइंस की बुक में बैलेंस डाइट क्या होती है, सारे प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, एवरीथिंग गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो वो बैलेंस डाइट आपको अपने बच्चे को देनी है। बाहर का जो जंक फूड है, बेकरी आइटम है या शुगर वाली चीज़ें हैं, जो टॉफ़ी है, ये सब चीज़ें, चॉकलेट वगैरह, लीकी गट है तो ये तो आप मतलब कोसों कोसों दूर रखो इन चीज़ों से अपने बच्चे को, वैसे भी आप दूर ही रखो। अब किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि पता नहीं अर्नब को हम क्या खिला रहे थे, क्या तो बोल रहे थे कि शुगर। देखिए
अर्नब को शुगर की वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी में अभी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब 6-7 ईयर तक वो सिवियर हाइपर एक्टिव था, हम शुगर बिल्कुल दूर रखते थे, लेकिन अभी भी हम लोग दूर ही रखते हैं। लेकिन जब भी हम उसको देते हैं ना, तो मंथली बड़ी मुश्किल से एक बार वो चॉकलेट खा लेगा या वीकली एक आध बार वो टॉफ़ी खा लेगा। हम लोग पूरा उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अर्नब का मेन प्रॉब्लम ये है कि शुगर की वजह से उसको जो गैस पेट में बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ अगर शुगर इंटेक ज़्यादा हो गया एक दिन में, तो उसकी आईज पूरी रेड हो जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्वेलिंग हो जाती है। तो मुझे उसका आइडिया है कि कितना थ्रेशहोल्ड रखना है, मुझे वो पता चल जाता है कि कितनी लिमिट तक वो उसको मुझे शुगर देना है। यही वजह है कि एक चॉकलेट अगर मैं मार्केट से लेके आती हूँ, उसको हैबिट पड़ी हुई है, मैंने वीडियो भी डाला था कि एक मंच चॉकलेट भी वो एक बार में पूरा नहीं खाता है, बहुत रेयर होता है कि पूरा खा ले, अदरवाइज वो फ्रिज में रखेगा और रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसमें से लेगा। तो वो थ्रेशहोल्ड रीच ही नहीं करता है कि शुगर जाके वो सिस्टम को अफेक्ट करे। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। रेगुलरली ये चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब कुछ रेगुलर आप खिलाते हो तो छोड़ दो उसको, बिल्कुल उसको कंट्रोल करके रखो। इसलिए उसको भी क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, ये चॉकलेट ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन इस तरह से मैंने उसको हैबिट डाल के रखी है कि वो बहुत लिमिटेड वे में उन चीज़ों को कंज्यूम करता है और वन मंथ में बहुत ही कम वो कंज्यूम करता है उस चीज़ को। उसकी जगह मैं उसको ऑप्शन देती हूँ कि भाई कुछ नमकीन खा ले, कुछ और खा ले, लेकिन ये मीठा छोड़ दे। तो वो उस चीज़ में ट्रेंड हो चुका है अभी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपने एक चीज़ समझ ली कि लीकी गट कैसे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। अब जो प्रोटोकॉल अभी वायरल हो रहा है, आपने अभी काफ़ी लोग आए दिन मेरे कमेंट में बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए पूछ रहे हैं कि भाई उससे ऑटिज्म क्योर हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझो, देखो वो जो प्रोटोकॉल वहाँ पे मेंशन किया जा रहा है और ये क्लेम किया जा रहा है कि ऑटिज्म को क्योर करता है, और लोग वहाँ पे अपना जो है रिव्यू दे रहे हैं कि उससे हमें सिम्टम इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि जिस पर्सन ने आज तक अपने बच्चे की गट हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसको लीकी गट के बारे में कोई प्रॉब्लम, लीकी गट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही पता नहीं है, जब वो उस प्रोटोकॉल को यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा हेल्दी चीजें हैं, बैलेंस डाइट है ना। तो बैलेंस डाइट जब आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपने बच्चे के सिम्टम इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बच्चे का गट हेल्थ सही है, बच्चा शांत रहेगा, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, अटेंशन फोकस उसका इंप्रूव होगा। गट हेल्थ सही है तो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, ये सही तरीके से जब सीक्रेट होंगे, बच्चा स्लीप भी अच्छी लेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ऑटिज्म सिम्टम आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइट या गट हेल्थ अगर हम लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑटिज्म सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। बट एट द एंड हम ये नहीं बोल सकते कि ऑटिज्म क्योर हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, डाइट एंड थेरेपी एक्टिविटीज़ और आपका डे टू डे का जो ट्रेनिंग आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, ये जो सोशलाइजेशन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपके एफर्ट एंड डाइट एंड थेरेपी, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर गजब का काम करती हैं ऑटिज्म के सिम्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो अपने बच्चों की डाइट के ऊपर यानी कि हेल्दी डाइट के ऊपर फोकस कीजिए, बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये था मेरा रिव्यू डाइट को लेके और ऑटिज्म को लेके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।